हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास होगा जो कि पेट एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें लगभग देखा जाए तो 300 प्लस क्वेश्चन है बायोलॉजी के। और जो कि ये लिया गया है, बुक का नाम है रोजगार बुद्ध अंकित बुक के जो निकाला गया है उसके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट का एग्जाम जो है आने वाला बहुत नज़दीक है, तो आपको इतना समय नहीं कि पूरा बायोलॉजी जो है एक तरीके से फिर पढ़ पाएँ। तो ये रिवीजन पर्पज से है, पूरा मैराथन क्लास होगा। 300 प्लस क्वेश्चन इसमें बायोलॉजी जितना भी वनडे एग्जाम्स यूपी से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आधा अधूरा देखेंगे तो उसका एग्जाम में कोई फ़ायदा मिलता भी नहीं और ना ही होता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करिए और इसके बाद एंड तक देखिएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर इसमें देखें तो ये इसमें अगर देखा जाए तो किस किस के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो लोअर पीसीएस का क्वेश्चन जो बायोलॉजी से संबंधित पूछा गया वो है राजस्व निरीक्षक, मंडी परिषद, युवा कल्याण अधिकारी, लेखपाल, वन रक्षक, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, समूह खा एवं गा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये पुस्तक है। ठीक है, और इसमें जो दिए गए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायो से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखता हूँ वीडियो को आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, लाइक करने से भी आपका कुछ होने वाला नहीं है, बस हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ वीडियो जो है लाइक किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे जो है आने वाले वीडियो में हम और अपना जो है क्या कहते हैं क्षमता लगाते हैं कि वीडियो अच्छा से बने और आपका जो है एग्जाम लायक जो है वो बन सके। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करें। बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट करेंगे, मैराथन क्लास होगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, पहला क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह। ये देखिए क्वेश्चन आया था यूपी 2000 पेट जो हुआ था 2021 में शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, एपिडर्मिस उसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अधिचर्म कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न आया था कर्कट जनक रसायन से होता है, क्या होता है, ये इसी तरीके से दिया गया था क्वेश्चन पेट 2021 के शिफ्ट सेकंड में। तो कर्कट जनक रसायन से अगर देखा जाए तो कैंसर रोग होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा कैंसर। संतरे में बहुतायत में क्या होता है, ये भी पेट 2021 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। संतरे में अगर देखा जाएगा तो बहुतायत विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, संतरे में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, खट्टा फल होता है। रक्त का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो रक्त का अध्ययन जो किया जाता है उसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। राइट आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है इसको बताना है। तो निमोनिया रोग जो है ये प्रभावित करता है फेफड़े को। राइट आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 के पेपर में पूछा गया था। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का रोग है और ये यकृत को यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। वास्तव में ये एक क्या है, हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछा गया कि ये क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर हेलमिंथिस है। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करता है, ये लीवर को प्रभावित करता है। तो ये एक प्रकार का वायरस है जो कि लीवर को प्रभावित करता है। आपका राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीसीजी यानी कि इसका वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, बीसीजी जो वैक्सीन है या बीसीजी का टीका जो है ये किस रोग में जो है लगाया जाता है। अब इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं, डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस या फिर खसरा। इसमें ये लोअर सेकंड जो पेपर हुआ था 2016 में उसमें पूछा गया था। तो बीसीजी का टीका जो होता है वो टीबी के रोग में यानी ट्यूबरक्लोसिस या फिर तपेदिक इसको कहते हैं या फिर क्षय रोग कहा जाता है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क्षय रोग के रोग में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है, इनमें से मधुमेह के लक्षण की बात करेंगे तो देखिए बहुत प्यास लगना, थकान महसूस होना, वजन घटना, ये तीनों जो है मधुमेह को इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ के कौन कौन से लक्षण हैं, तो डायबिटीज़ के यही तीन लक्षण मतलब हैं, बहुत प्यास लगती है, थकान महसूस होती है, वजन घटता है, लेकिन जो सांस की कमी है ये जो है लक्षण नहीं होता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, सांस की कमी। अगला क्वेश्चन है ताप अथवा ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ताप को टेम्परेचर को कम करने के लिए या ज्वर यानी बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवा का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है।
इसके पहले अगर देखा जाए तो हम देखिए बात करेंगे इसी बुक का जो है करंट अफेयर पिछले एक साल का जो 400 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू था वो हो चुका है। आप लोग चैनल पे जाइए, उसको भी देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, वो आप 400 प्लस क्वेश्चन का जो है और उत्कर्ष क्लासेस के 400 प्लस क्वेश्चन जो है, इन दोनों को अगर आप लोग देख लेंगे 2 से 3 बार, तो आपका जो है हमें पूरा भरोसा है कि उससे इतर जो है करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है इनमें से? तो इनमें से जो प्लेग है ये बैक्टीरिया रोग जनित रोग जो है नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें आंत्र जो है डिप्थीरिया और दमा, ये सब बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो प्लेग के उपचार में अगर देखा जाएगा तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है के उपचार के लिए, उसके निदान के लिए। तो आपका आंसर इसमें राइट सी पार्ट हो जाएगा। लोअर तृतीय 2000 लोअर थर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, विडाल परीक्षण यानी विडाल टेस्ट जिसको कहते हैं, यह किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है यह किया जाता है टाइफाइड के लिए। आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट टाइफाइड। किसी वर्णांध्र व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है, ये बताना है। तो देखिए जो वर्णांध्र व्यक्ति होता है उसको लाल और हरा रंग को पहचानने में क्या है, कठिनाई होती है। तो आंसर आपका इसमें राइट बी पार्ट हो जाएगा, लाल और हरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध के द्वारा फैलती है, यानी कि दूध के द्वारा फैलता है? तो बीमारी का नाम है क्षय रोग, यानी कि इसको टीबी जिसको कहते हैं टीबी। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, क्षय रोग। क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लग दिया जाता है? तो क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित करने के लिए जो है अगर देखा जाएगा तो BCG का टीका दिया जाता है। आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा BCG। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप यानी कि समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए जो है कोबाल्ट 60 यानी कि CO60 का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट कोबाल्ट 60। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करने जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इस रोग का नाम है पेलाग्रा रोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेचक के टीका का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मच्छर से उत्पन्न रोग इनमें से नहीं है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा दाद। रिंग वर्म जो है ये फंजाई से होता है, कवक से होता है, ये मच्छर से उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, बाकी डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया सब मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है किसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग नामक विकार जो है उत्पन्न होता है? तो किसकी कमी से होता है ये बताना है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग जो है हो जाता है। राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी रोग कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता, और वो कौन सा जो है रक्ताल्पता होता है वो बताना है। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो WBC रक्ताल्पता जो होता है यह एक जानलेवा बीमारी होती है। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसल जो प्रतिरोधक क्षमता यानी हमसे जो शरीर में प्रतिरोधक का काम करता है, तो वो एक जानलेवा बीमारी हो जाती है जिसके कारण क्या होता है, शरीर की पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का जो है निर्माण नहीं हो पाता। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है ये बताना है। तो बहु औषधि चिकित्सा की बात करेंगे तो ये कोढ़ लेप्रोसी रोग जो होता है इसके लिए होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन। अगर हम इसमें देखेंगे तो घेंघा रोग की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा तत्व की कमी से होता है? तो वो है आयोडीन की कमी से। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। ठीक है, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है ये बताना है। ये भी क्वेश्चन जो है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव 2016 में पूछा गया। मलेरिया से प्रभावित अंग जो होता है उसको बताना है। तो वो होता है तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, जिसको RBC कहते हैं। तो RBC और तिल्ली यानी कि स्प्लीन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो स्प्लीन और RBC ये दोनों प्रभावित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? ठीक है, दूषित जल सेवन से कौन सा रोग होता है? तो उसके अगर हम नाम की बात करेंगे तो वो है हैजा रोग। आंसर इसका हो जाएगा ये पार्ट हैजा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैकोमा द्वारा जो कौन सा अंग प्रभावित होता है। ट्रैकोमा जो है किस अंग की बीमारी है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ट्रैकोमा रोग जो होता है वो आँखों में होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, आँखें। बीसीजी टीका जो है किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। बीसीजी का टीका, बीसीजी के टीके से क्वेश्चन देखिए, इसके पिछले में भी बहुत सारे मतलब मिले आपको, लगभग 4-5 क्वेश्चन मिल चुके हैं बीसीजी। तो बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेट में डायरेक्ट दिया गया है रोगों के नाम और रोग से प्रभावित होने लगे, तो आपको इसको पढ़ना जरूरी है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि इसको क्या कहते हैं, टीबी कहा जाता है, तपेदिक या फिर क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। ओटाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, लैरिंगाइटिस और हेपेटाइटिस, इसको हमें मिलान करना है कि इससे किस से प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो देखिए, अगर हम देखते हैं तो पहला जो दिया गया है ओटाइटिस, तो ये जो है ये कान से संबंधित बीमारी है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो ये जो है एंसेफ्लाइटिस जो है दिमाग से संबंधित बीमारी है, ठीक है। जापानी एंसेफ्लाइटिस का नाम सुना होगा। इसके बाद अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो तीसरा जो है क्या है, लैरिंगाइटिस, जो कि ये गले से संबंधित बीमारी है। और हेपेटाइटिस जो है ये लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। यकृत को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो इस तरीके से आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। रक्त कैंसर हो जाता है। रक्त कैंसर जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, किसकी कमी से किस मतलब होता है, तो ये ल्यूकीमिया कहते हैं उसको। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ल्यूकीमिया की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलानियल जो है के रूप में रहता है। कोलानियल के स्वरूप में कौन सा जीव एक है जो रहता है, तो उसका नाम है वालबाक्स। क्या नाम है, वालबाक्स, जो कि एक कोलानियल के स्वरूप में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ जो है परजीवी का एक उदाहरण है इनमें से। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ओरोबैंकी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ओरोबैंकी। ओरोबैंकी क्या है, जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली और सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फूल गोभी। ये फूल गोभी की प्रजाति या कि इसके परिवार से आता है, ठीक है, जो ब्रोकली जो होता है। और इसका जो है क्या है कि खाद्य पदार्थ और सब्जियों में से ये संबंधित है और ये काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ होती है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो खरपतवार फ्लारिस खरपतवार फ्लोरिस माइनर किस प्रजाति के या अथवा कुल से संबंधित है इनमें। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये ग्रैमनी कुल से संबंधित है। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन को देखते चलेंगे 1 to 1 करके। बाकी अब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा, आप मैं फैक्ट भी पढ़ाया हूँ तो फैक्ट आप देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट का शॉर्ट टाइम्स नोट्स रिवीजन है, उसको भी आप जाकर लिंक से देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। निम्नलिखित में से वो पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है। उस पौधे का क्या नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया क्या होता है, ये एक इस प्रकार का पौधा कि अपने भोजन के लिए क्या करता है, कीड़ों को पकड़ता है, कीटों को पकड़ता है। निम्नलिखित में से और कीटों को क्यों पकड़ता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति को जो है कमी को जो है पूर्ति करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो भ्रूणपोषीय बीज जो है वो चना नहीं होता, बाकी इसमें एरंड, मक्का और चावल ये सब भ्रूणपोषीय बीज होते हैं। मशरूम किसके उदाहरण हैं। मशरूम के उदाहरण की बात करेंगे तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का फंजाई है। तो आपका आंसर इसमें राइट सी पार्ट हो जाएगा, फंजाई, ठीक है। वायु कोष उपस्थित होते हैं। वायु कोष किस में उपस्थित होते हैं, तो वायु कोष देखिए बेसिकली जो आकाश में उड़ते हैं पशु पक्षी, पशुओं में नहीं पक्षियों में, जो पक्षियाँ उड़ सकते हैं उनमें जो है उपस्थित होते हैं वायु कोष। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया, वायु कोष जो होता है जलोद्भिद यानी कि जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनमें वायु कोष उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो आकाश में उड़ते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां भी थोड़ी खोखली होती हैं, उनकी पूर्ण रूप से ठोस नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो अलग बात हो गई। वायु कोष जो उपस्थित होता है वो जलोद्भिद में उपस्थित होता है, जो कि जल में जो पौधे पाए जाते हैं जैसे कि जलकुंभी। तो आपका आंसर इसमें राइट ए पार्ट हो जाएगा। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का एक विशिष्ट लक्षण है। स्पंज गुहा की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, पोरीपोरा का विशिष्ट संघ का जो है ये विशिष्ट लक्षण होता है स्पंज गुहा, ठीक है, पोरीपोरा ग्रुप का। रोजा हेविस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है। रोजा हेविस्कस जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया है और ये जो है अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है। ठीक है, हेरोइन एक प्रकार का नशा है। ठीक है, ये नशा है और नशीली दवाओं का दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि एक रसायन है। ठीक है, हेरोइन तो वैसे भी नशीली होती हैं। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो दोनों प्रकार की, तो इनमें आंसर हो जाएगा पोस्ता का पौधा होता है जिससे ये प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दालें जो होती हैं वो फलीदार फसल होती हैं। राइट आंसर इसमें जो है ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मटर भी होता है, फलीदार फसल होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, यानी कि हल्दी जो प्राप्त होती है वो किस भाग से होती है। जड़, तना, फल, बीज होता है, क्या होता है, तो वो होता है तना। ठीक है, हल्दी क्या होती है, तना होती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तना है। इनमें से तना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अदरक भी एक तना है एक प्रकार का, तो राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा अदरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न अगर हम इसमें देखें तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है इनमें से। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये जो है सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर ये बढ़ती है। आपका आंसर इसमें जो है राइट बी पार्ट हो जाएगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा इसमें शामिल होता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। पत्तियां जो होते हैं वो शामिल होता है जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। पादपों में यानी कि पौधों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जलों को जड़ों से पत्तियों तक की ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो देखिए ये होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। तो जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा जो होता है वो वाष्पीकरण होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है इनमें से। तो अगर हम इनमें से देखते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका डी पार्ट। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, जो द्रव होता है वो गैस में जब बदल जाए तो उसको हम कहेंगे वाष्पीकरण की प्रक्रिया। आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में करके। तो किस प्रक्रिया के द्वारा बताना कि सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किस में बदलती है ये बताना। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पौधों की पत्तियों में बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। ठीक है, जो छिद्र होता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, तो उसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो इसके जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाएगा या क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। तो इसमें देखिए क्या आंसर हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो होता है एटीपी। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट एटीपी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पौधों में मूल रोमों के द्वारा जल की जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा परासरण की क्रिया, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, परासरण। ठीक है, क्रेब चक्र का दूसरा नाम क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रेब चक्र का दूसरा नाम, क्रेब चक्र को अन्य किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो क्रेब चक्र को सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही है। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, क्या जो है एक सिंथेटिक जो है ऑक्सीजन है ये बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो NaA जो है ये एक सिंथेटिक जो है ऑक्सीजन होता है। तो आंसर आपका इसमें जो है क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनिसिलिन जो होता है वो किस जीव से प्राप्त होता है, तो वो कवक से प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका डी पार्ट, कवक यानी कि फंजाई। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा का नाम क्या है। तो देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बीटी बैगन। ठीक है, बीटी बैगन जो है ये व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये क्लोनिंग के द्वारा आया था। तो आंसर इसका ए पार्ट है क्लोनिंग।
एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का प्रथम जो है मानव डीएनए बैंक जो है ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल एमिनो एसिड है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। आर्जिनिन जो है ये कंडीशनल एमिनो एसिड होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अंगूर की खेती करने को और या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा विटीकल्चर। विटीकल्चर को क्या कहते हैं? ये अंगूर की खेती या संवर्धन से संबंधित होता है, ठीक है, तो आंसर आपका इसमें विटीकल्चर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है इनमें से? तो इसमें जो होता है वो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम के कीड़े से वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ठीक है, ऑर्निथोलॉजी का संबंध इसमें बताना है। ऑर्निथोलॉजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये इसका संबंध पक्षियों के संबंधित है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो आंसर इसका हो जाएगा पक्षियों से संबंधित। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी का बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एंटोमोलॉजी का अर्थ होता है इसमें कीट से संबंधित चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा कीट। विज्ञान की कौन सी शाखा जो है ट्यूमर के बारे में बताती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ओंकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में करते हैं कि इसका क्या आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मार्मिकोलॉजी, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा मार्मिकोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो घाव के अध्ययन को कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा ट्रोमेटोलॉजी, ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो पीडियाट्रिक्स बच्चों से रोग से संबंधित होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा शिशु रोग। मायोटोटिक सेल डिवीजन किस चरण में क्रोमोसोम्स के एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? इसका आंसर बताना है। मायोटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में जो होता है क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो एनाफेज चरण जो होता है, एनाफेज जो क्रम होता है उस चरण में, एनाफेज चरण में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? इनमें से अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? पाचन थैली कहा जाता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा लाइसोसोम। निम्नलिखित जीवों में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है कि अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, राइट आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है ये बताना है। तो ये होता है पेरेन्काइमा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा। आपका आंसर इसमें राइट ए पार्ट हो जाएगा पेरेन्काइमा। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व जो है शेष बचेगा इनमें से? ठीक है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? अगर क्लोरोफिल को जलाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम या फिर इसको Mg कहते हैं, तो ये तत्व जो है बच जाता है, ठीक है। या तो डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है, तो वो है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसको जो है मूल खंड या बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं? तो वो होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को क्या है शरीर का मूल खंड माना जाता है या बिल्डिंग ब्लॉक के काम में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा चावल। 2 या 2 से अधिक लोकाय के एक एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर बात करेंगे 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच की अंतःक्रिया को एपिस्टासिस कहा जाता है, तो आंसर इसका आपका सी पार्ट हो जाएगा एपिस्टासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके दौरान जो है डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है प्रोमोटर। क्या कहते हैं? प्रोमोटर। राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा।
एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो राइट आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, सॉरी ए पार्ट हो जाएगा। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता यानी कि सिकल सेल एनीमिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये किसके कारण होता है ये बताना है, ठीक है। अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन का समान स्तर ना होना उसको क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा रोग जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वो कौन सा रोग है? तो वो होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। वर्णांधता होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न देखते हैं, तो क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं कितने? क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में जो है प्रभावित होते हैं। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। 45 क्रोमोसोम जो होते हैं टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे स्तनपायी जो जानवर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है वाइविपिरस, ठीक है। वाइविपिरस, ओविपिरस, प्रोक्रियाट और यूकरियाट, ठीक है। अब इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसको कहा जाता है जो बच्चा के रूप में जन्म देता है उसको कहा जाता है वाइविपिरस जानवर, ठीक है। यहाँ पे जरायुजता होना चाहिए, जरायुज, ठीक है। यहाँ पे जरायुज होना चाहिए, यहाँ पे नीचे सेकंड वाले में अंडज होना चाहिए हिंदी में। तो आप इसको याद रखिएगा, वाइविपोरस या फिर जरायुज जानवर क्या ये बच्चे देते हैं और अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चे निकलते हैं, उसको कहा जाता है अंडज या फिर ओविपरस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है इनमें से? तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है जो कि गलत है, ठीक है। स्तनधारियों में क्या होता है? 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो आपका यही विशेषता नहीं है, आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कि कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना इनमें से। तो इसमें से देखिए कौन सा गलत कथन है। तो देखिए अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी पार्ट। इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं जो कि गलत है, बाकी और सारे सही हैं। इसके वर्ग इंसेक्टा कीट संबंध में इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, सही हैं। ये इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, ये भी सही है। इनके बक्षीय खंडों में पैर विद्यमान होते हैं, ये भी सही है। तो आपका इसमें राइट आंसर गलत कथन बताना था तो वो हो जाएगा सी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाट यानी कि फॉल्स फीट है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? इनमें से बताना हो कौन सा है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो वो है स्यूडोपोडिया। क्या है? स्यूडोपोडिया जो है एक ऐसा फॉल्स फीड है जो अमीबा, जिससे अमीबा क्या करता है? भोजन को अपने निगलता है। एक कीट की रक्त शर्करा होती है, एक कीट की रक्त शर्करा को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ट्रेहालोज, ठीक है। क्या कहा जाता है? ट्रेहालोज। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इनमें से कौन उड़ सकता है? बताइए इनमें से कौन उड़ सकता है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या है? उड़ सकता है। बाकी एमू, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ये उड़ नहीं सकते, ये फिर चलते हैं। कौन सा जीवित पशु जो है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो जीवित पशु, ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटा पक्षी जो है वही सबसे छोटा अंडा देता है, बी हमिंग बर्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं है और फेमस क्वेश्चन, ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। निम्नलिखित में से कौन सा संसार सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? निम्नलिखित में कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ठीक है, क्वेश्चन यह है कि कौन है संसार में ऐसा जो सबसे अधिक तेजी से काटता है। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो पनामा का जो दीमक है, पनामा में पाया, पनामा एक देश है, वहाँ पे जो दीमक पाया जाता है वो बहुत तेजी से काटते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का जो है नहीं है इनमें से, यानी कि इनमें से बताना कि कौन एक पशु है जो स्तनपायी प्राणी समूह का जाति का नहीं है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा स्कोलियोडोन। ठीक है, स्कोलियोडोन जो है एक ऐसा ही है स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं, बाकी और सारे स्तनपायी प्राणी समूह के वर्ग के हैं। एक ही समय में दो तरफ से कौन सा प्राणी देख सकता है? एक ही समय में दोनों तरफ से कौन सा प्राणी देख सकता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरगिट। ठीक है, गिरगिट क्या होता है? एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। केंचुए का उत्सर्जी अंग, केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है? केंचुए का उत्सर्जी अंग जो है उसको कहते हैं नेफ्रीडिया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, नेफ्रीडिया। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? अधिकांश जो कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो किस तरीके से सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा लेते हैं, फिर गलफड़ा के द्वारा, या फिर फेफड़ा के द्वारा, या फिर ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा।
अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा जो है क्या सांस लेते हैं। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? मकड़ी में श्वसन अंग की बात करेंगे तो बी पार्ट जो है बुक लंग्स उसको कहा जाता है, ठीक है। बुक लंग्स जो है उसको श्वसन अंग होता है, ये मकड़ी का होता है, इसको कहा जाता है, ठीक है। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? लोअर थर्ड में पेपर में पूछा गया था। वयस्क बिल्ली में अगर देखा जाएगा तो दांतों की संख्या टोटल होती है 30। निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है, यानी सबसे छोटी आंत कौन सी होती है, किस जानवर की होती है, यानी कि छोटी आंत जो होती है सबसे छोटी किस जानवर की होती है, ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वो होता है शेर का। आंसर बी पार्ट हो जाएगा शेर। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ पर होता है? तो हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व खनिज अवशोषण का 90% जो हिस्सा होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। आंसर टी पार्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? देखिए ऊपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया तो इसका भी आंसर हो जाएगा छोटी आंत या छोटी आंतड़ी इसको कहते हैं। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे बताइए क्वेश्चन। टाइलिन एंजाइम जो होता है ये लार से संबंधित है, लार में जो है ये एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो हमारे पेट में जो स्थित है रस है उसमें जो है क्या कौन सा जो है अम्ल यह होता है ये बताना है। तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सीकम किसके पाचन में काम आता है? जो सीकम होता है ये किसके पाचन के काम आता है ये बताना है। तो सीकम जो होता है सेलुलोज के पाचन में काम आता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है लीवर, यकृत, जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों के अग्र चौड़क दांतों का चौड़क दांतों के साथ क्या अनुपात है? तो मनुष्यों में अग्र चौड़क दांत और चौड़क दांत दोनों का अनुपात बताना है। तो इनके अगर हम अनुपात की बात करेंगे तो ए पार्ट जो है 2:3 का अनुपात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा विकल्प जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो वो है जिगर, लीवर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो ये बताना है किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है। तो लीवर के अंदर पित्ताशय होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? भोजन को चबाने वाले दांत जो होते हैं वो ए में जो दिया गया है चौड़क ये होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो लीवर, यकृत होता है, यहीं पर स्थित होता है, यहीं से स्राव होता है, ठीक है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो रक्त लाल जो दिखाई देता है उसका कारण है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और ये एक निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन बेसिकली किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में यानी कि किडनी में प्रवेश करता है? तो रक्त जो होता है ये वृक्क धमनी के माध्यम से किडनी में जो है प्रवेश करता है। आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं जो है शरीर के किस भाग में बनती हैं? लाल रक्त कणिकाओं की बात करेंगे तो ये जो बनता है ये अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो जिसको कहते हैं इंग्लिश में बनता है। सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 14 से 15.6 ग्राम, ठीक है। आपने अगर ब्लड टेस्ट कराया होगा हीमोग्लोबिन की मात्रा तो उसमें इसे लिखा रहता है। सर्वग्राही रक्त कौन सा वर्ग रक्त समूह है ये बताना है। सर्वग्राही की अगर हम बात करते हैं तो सर्वग्राही हो जाएगा आपका इसमें आंसर ए बी, ठीक है। तो सर्वदाता कौन होता है? वो होता है। तो आपको आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट ए बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है? मानवीय शरीर में रक्त संचार की बात करें कैसे होता है और इसकी खोज करने वाला प्रथम कौन था ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। विलियम हार्वे ने खोज किया था, ठीक है, कि मानवीय शरीर में रक्त का संचार कैसे होता है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस पर निर्भर करता है? तो सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधीय रोग प्रतिरोध तीनों पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म बनता है पीएच का। और ये पूछा गया रक्त में पीएच मान कितना होता है रक्त का, तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 7.4 होता है। रक्त क्या है ये भी बताना है, तो रक्त के अगर हम आंसर की बात करेंगे रक्त क्या होता है, तो रक्त एक प्रकार का क्षारीय होता है। आंसर इसका बी पार्ट होगा क्षारीय। मानव प्लीहा को जो है यानी कि स्प्लीन या प्लीहा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है?
तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये रक्त आयतन नियंत्रित करता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मनुष्य में लाल रुधिराण जो है का जीवन काल कितना होता है, यानी कि आरबीसी का बेसिकली इसने जीवन काल पूछा गया है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो 120 दिन का होता है, 100 से 120 दिन के बीच, आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। लोहित कोशिकाएं होती हैं, उसके द्वारा जो हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन ले जाया जाता है पूरे शरीर में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में, मानव रक्त में जो है प्लाज्मा की जो है लगभग कितनी मात्रा होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा पूछा गया, तो मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से लेकर 60% तक होती है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है, रक्त समूह ओ अभी पिछला बताया इसके पिछले क्वेश्चन में कि रक्त समूह ओ जो होता है वो सार्वजनिक दाता होता है, ठीक है, और सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कौन होता है, ए बी, रक्त समूह ए बी। तो याद रखिएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन सा जो है अंग कहलाता है, यानी ब्लड बैंक किसको कहते हैं मानव शरीर का, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो प्लीहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कहा जाता है ब्लड बैंक, रक्त बैंक। मानव शरीर में रक्त आयतन, रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना % होता है, तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो शरीर के भार का 7% होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे तो एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो आरबीसी की सामान्य संख्या पूछा गया, इसमें कितना होता है लाल रक्त कोशिकाओं की। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6 से 6.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। मानव शरीर का, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट है, बायां नीले जो होता है वो मानव हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष होता है। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना होना जब होगा, उपवास के बाद रक्त शर्करा कितना होना चाहिए, तो उसको प्री डायबिटीज के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वो 100 से 125 अगर है तो उसको प्री डायबिटीज में जो है रखा जाता है, ठीक है। रक्त में जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है ये बताना है। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC की बात कर रहा है, WBC की संख्या कितना होता है, WBC की संख्या होती है 4.5 से लेकर 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। रक्त स्कंदन विकार की किसकी कमी के कारण होता है, रक्त स्कंदन विकार जो है ये किसकी कमी के कारण होता है, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मनुष्यों के प्रति अंग में परिषद यानी कि कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है, किसके कहाँ पर विद्यमान होती है, तो ये हृदय में विद्यमान होती है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, कौन सा तत्व है जो रक्त में जो है नहीं मिलता, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो क्रोमियम नहीं मिलता, बाकी लोहा, तांबा, मैग्नीशियम ये सब ब्लड में पाए जाते हैं। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वो होता है 7 से 8%, अभी इसके ऊपर बात हो चुका है इस टाइप के क्वेश्चन का। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है, तो अगर हम कैथ लैब की बात करेंगे तो ये होता है कार्डियोलॉजी विभाग में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग। ECG का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, तो ECG का प्रयोग जो है हृदय की कमजोरी से संबंधित होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, हृदय की कमजोरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कन को और श्वसन को जो है नियंत्रित करता है इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए पार्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये नियंत्रित करता है। ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी जो है AATP को कहा जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो होता है श्वसन, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। मनुष्यों के उस अंग अथवा भाग की पहचान की करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सा है, तो वो है केशिका स्तवक, ठीक है। ये जो होता है ये श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता, बाकी तीनों जो होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। उच्छादन या फिर अनावरण हिंदी में कहते हैं। उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने को गुण को क्या कहा जाता है, तो इसको अगर देखेंगे तो इसको कहा जाता है प्रस्वेदन, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, प्रस्वेदन, ठीक है। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं, गुर्दा मीन्स किडनी, और इसमें जो है निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें किसके नाम से जानते हैं, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है, तो अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया जो होता है वो मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखें तो किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त यानी कि ब्लड निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है। इसके ऊपर भी इस टाइप का क्वेश्चन बात हो चुका है, तो वो है अंतः प्रकोष्ठिका धमनी, ठीक है, इसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, तो यूरिया जो बनता है वो यकृत यानी कि लीवर में बनता है, ठीक है, यकृत यानी कि लीवर में बनता है। मूत्र का जो है असामान्य घटक क्या होता है, तो मूत्र का असामान्य घटक अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन अगर आना तो ये असामान्य घटक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान डैश के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो कौन होते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो होता है प्रोटीन, ठीक है। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु जो होते हैं अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक जो है और कार्यात्मक इकाई है इनमें से, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है न्यूरॉन्स, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण जो कार्य है वह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो मनुष्य में अगर हम बात करेंगे तो टोटल 12 जोड़ी यानी कि टोटल 24 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा इनमें से नहीं है, तो इनमें अगर हम देखेंगे तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा जो है मेडुला नहीं होता, बाकी सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये तीनों क्या है अग्र मस्तिष्क के हिस्से होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है, तो वो होता है मेरुदंड, आंसर बी पार्ट हो जाएगा मेरुदंड। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, तो मनुष्य में अगर देखा जाएगा तो 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर जो नेत्र द्वारा बनता है प्रतिबिंब यानी कि चित्र वो कैसा होता है, तो वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है इनमें से, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि की अगर हम बात करेंगे तो उर्विका जो होता है ये सबसे बड़ी अस्थि होती है, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट उर्विका। हथेली में जो है पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है, हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसको कहा जाता है मेटाकार्पल्स, आंसर डी पार्ट हो जाएगा मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करेंगे तो स्टेपीज है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये कान में पाई जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार की हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापेडिस्ट किससे संबंधित है, यह बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा पाँव, ये पाँव से संबंधित होते हैं कीरापेडिस्ट। अब 2 यानी कि जिसको थायराइड कहते हैं, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी होता है, तो वो होता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन करने का सेवन करना जरूरी होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि होती है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचयन को जो है नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो होता है थायरॉक्सिन, आंसर सी पार्ट हो जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का आवश्यक है, अभी ऊपर बात हुआ आयोडीन, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में करते हैं, तृणनाशक के रूप में जो है 2,4-D हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क के जस्ट नीचे पाया जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं और इसको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो वो होता है अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय में क्या होता है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होता है। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है, जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में कहाँ पर निर्मित होता है, तो अग्न्याशय में होता है, आंसर बी ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा स्त्रीलिंग यानी फीमेल हार्मोन से ये बताना है, तो फीमेल हार्मोन्स की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल हार्मोन होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि नहीं निकलता, बाकी सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन और वेसोप्रेसिन ये सब पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है, पीयूष ग्लैंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा डी पार्ट सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन जो होता है ये बच्चों को बढ़ने में सहायक करता है, एक प्रकार का ये हार्मोन है।
इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऊपर बात हो चुकी है, राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन अगर ज़्यादा निकलता है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। इंसुलिन अगर कम निकलता है तो उससे डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। भ्रूण के किस चरण में सबसे शरीर के सबसे अंगों की पहचान करो जो हो सकती है? ठीक है, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वो कौन सा चरण होता है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वो होता है फीटस चरण में, फीटस फेज में जो है सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का जो है, इनमें से कौन सा जो है मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो डिंब वाहिनी नली जो होता है पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं होता, ये महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, बाकी इसके तीनों जो ऑप्शन है ये पुरुषों में होता है। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना ये क्या कहलाता है? फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, इसको आंसर ये पार्ट हो जाएगा। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? वसा में घुलने वाले विटामिन की बात करेंगे तो टोटल 4 प्रकार के उपलब्ध हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4। सी पार्ट कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के, ये चारों जो विटामिन है ये वसा में घुलते हैं। बाकी इधर जो बी और सी विटामिन बनता है ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? इनमें से तो ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत जो होता है वो टमाटर है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो प्रोटीन से प्राप्त होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट है? माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा विकल्प इसमें से है विकल्प वो बताना है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट है? और वो है नाइट्रोजन। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है कि अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो घी में जो है सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम कैलोरी क्या होता है? उच्चतम होता है। ठीक है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट, वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो वो किया गया टोटल 7%। ठीक है, 7% से ज़्यादा बच्चों को जो नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग निर्देशों के अनुसार जो है 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो उनको करना चाहिए 1600 से 24 कैलोरी के तक, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? इनमें से तो फास्फोरस के प्रमुख स्रोत की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। दूध जो होता है वो फास्फोरस के क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पोषण तत्वों की 6 श्रेणियां हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज, और एक कौन सा ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो और पानी होता है, सी पार्ट हो जाएगा। आलू निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? आलू में सबसे ज़्यादा क्या अधिकतम पाया जाता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। किसमें प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? तो वो होता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से कितने % अधिक नहीं होना चाहिए? आंसर ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो टोटल 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। प्रोटीन डैश पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। इनमें से अगर देखा जाएगा तो 3 पोषक तत्वों में से एक है प्रोटीन जो कैलोरी प्रदान करता है। नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि NHS UK और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति की कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ए पार्ट, 2500 कैलोरी होना चाहिए। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वसा जो होता है सर्वाधिक, इसका मान जो है कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा
तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? तुरंत शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन सी का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो वो है हरी फूल गोभी। इनमें से हरी फूल गोभी है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो वो विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन डी, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो वो विटामिन है विटामिन B12। ठीक है, साइनोकोबालेमिन जिसका नाम है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और इसी विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट तत्व भी पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अभी इसके ऊपर बात हो चुकी है वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन A, D, E और K होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, B और C। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसमें देखें A, D, E ये तीनों क्या है? वसा में है। और C जो है ये पानी में घुलनशील है, और इसके अलावा B भी पानी में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो मछली का तेल जो है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोबालेमिन के नाम से जानते हैं? तो अभी ऊपर मैंने बताया कोबालेमिन के नाम से विटामिन B12 को जानते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो इनमें से जल में घुलनशील विटामिन ऊपर बात हुई विटामिन सी है। ठीक है, अभी उसके पिछले क्वेश्चन में बात हुई है। और विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है। बाकी A, D, E के जो विटामिन है 4 ये वसा में घुलनशील होते हैं। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद के प्रमुख घटक की बात करें तो फ्रक्टोज जो होता है शहद का प्रमुख घटक कहा जाता है। रक्त के जमने अथवा थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है, यह बताना है। रक्त के जमने अथवा क्या है, रक्त के जमने अथवा विटामिन में कौन सा मदद करता है, यह बताना। ठीक है, जमने अथवा थक्का बनने में तो कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन के, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, साइट्रिक मत लगाना, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। दालें जो होती हैं किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालों की अगर हम बात करेंगे तो ये किसका अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा इनमें से नहीं है? वसा में घुलनशील की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर डी पार्ट हो। विटामिन बी और सी जो होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन जो है उसका नाम है विटामिन B। ठीक है, विटामिन सी जो है ये किण्वन द्वारा उत्पादित पहला विटामिन था। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है इनमें से? तो इनमें से अगर देखेंगे तो टोकोफेराल उसको कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, टोकोफेराल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लिपिड की अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है लिपिड से, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? इनमें से क्वेश्चन बताना है। तो प्रोटीन का अति आवश्यक होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, प्रोटीन। लैक्टोम इंटॉलरेंस क्या होता है? ठीक है, ये लैक्टोस इंटॉलरेंस लिखा हुआ है, ये क्या होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति जहाँ पर छोटी अतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती उसको क्या कहा जाता है? लैक्टोस इंटॉलरेंस। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कितने जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? जो बादाम होता है वो उसमें कौन से विटामिन सबसे अधिक होता है? तो बादाम में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ई, आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, बताइए इसका आंसर। तो इसमें अगर देखा जाएगा, देखिए विटामिन ए, बी, सी नहीं दिया गया, इसमें नाम दे दिया गया है। तो अगर नाम की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा ए पार्ट, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल जो होता है वो पानी में घुलनशील विटामिन नहीं होता। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पोटेशियम अति आवश्यक होता है। किसकी प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं? यानी कि किसमें पाए जाते हैं सारी चीज़ें? तो वो होता है गहरे हरे रंग का पत्तेदार जो साग होता है, इनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है, माने किसका जो है प्रोटीन का एक उत्कृष्ट सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो वो होता है फलियां। ठीक है, क्या होता है? फलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ओमेगा 3 फैटी एसिड कहा जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज मात्रा पाया जाता है? तो वो होता है, उसका नाम है मैग्नीज। ठीक है, इन सब में क्या होता है? मैग्नीज अधिक मात्रा में पाया जाता है। रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक होता है? रक्त स्कंदन के लिए जो है विटामिन के आवश्यक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी किसका प्रचुर स्रोत होता है? ऑरेंज जो होता है यह प्रचुर स्रोत होता है विटामिन सी का या विटामिन का। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, विटामिन सी उसको कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी टू के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो विटामिन डी रेटिनॉल लिखा हो, यह गलत है। बाकी विटामिन सी स्कारबिक अम्ल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन के फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो होता है हीमोग्लोबिन। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी बातें हो चुकी हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है इनमें से? तो इनमें से देखा जाएगा तो मुर्गा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं होता। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? इसके बारे में बातें हो चुकी, तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? देखिए, इनमें सभी विटामिन सी में पाया जाता है, लेकिन सबसे उत्तम स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, आंवला में सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन शब्द के जनक कौन है? विटामिन शब्द के जनक की अगर हम बात करते हैं तो कासिमीर फंक उनका नाम था। इन्होंने विटामिन शब्द का जो है जनक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीने के पानी में जो है फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश जो है की जाती है? पीने के पानी में जो होता है फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है, यानी कि पीने के पानी में इस फ्लोराइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, 5 ppm। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? रिकेट्स की बीमारी किसकी कमी से होता है? इसके अगर हम आंसर की बात करें, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? टेढ़ी हो जाती हैं हड्डियाँ। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। हाइपोकोबालमैनिमिया। ठीक है, हाइपोकोबालमैनिमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हाइपोकोबालमैनिमिया जो होता है यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, पेलाग्रा। विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से अगर देखेंगे तो रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो है क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन किस की कमी से पेलाग्रा होता है? तो भी ऊपर B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है इनमें से? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, तो ये जो है विटामिन सी की कमी का लक्षण दर्शाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स नामक विकार जो है पैदा होता है? तो वो कौन सा विटामिन होता है? तो उसका नाम है विटामिन डी की। ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक जो है एजेंट जिम्मेदार होता है? इसमें से बताना है। तो एंथ्रेक्स फैलाने के लिए गाय भैंसों पशुओं में जो होता है एंथ्रेक्स एक बीमारी होता है, उसको फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। ये एक जीवाणु का जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी होती ये होते हैं। ये एक तरीके से एजेंट जो है एंथ्रेक्स रोग फैलाने का कार्य करते हैं। निकट दृष्टि दोष संबंधित है, किससे संबंधित है? निकट दृष्टि दोष इसमें पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष क्या है या इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष से क्या होता है?
ये इसमें लिखा हुआ निकट की वस्तुओं का न दिखना, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है दूर की वस्तुओं का न दिखना, एक इसके लिखा है निकट तथा दूर की वस्तुओं दोनों न दिखना, ठीक है। तो ये तीनों इसमें क्या है, गलत हैं, कोई इससे संबंधित नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, साफ नहीं दिखती। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें हमने गलत बता दिया, एक ऑप्शन है इसमें दूर की वस्तुओं की ना दिखना, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, दूर की वस्तुओं का ना दिखना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जो संबंधित होता है उसमें क्या होता है, निकट दूर की वस्तुओं का ना दिखना, और निकट की वस्तुएं यानी नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, ऊपर बात हो चुकी है, विटामिन डी की कमी से होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस कमी से होता है, ऊपर बताया, किसका बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या हो जाएगा आंसर 245 का। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, मस्तिष्कावरण शोथ, मेनिंजाइटिस इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये याद रखिएगा। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में किस में वृद्धि होती है, ट्रांस वसा के कारण अगर हम बात करेंगे तो ये वृद्धि होता है किसमें, खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि पीईएम के कारण होती है, जिसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं, तो ये कौन सी बीमारी इसमें होती है, किस बीमारी के कारण, तो वो होता है क्वाशियोरकर रोग, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है, इनमें से अगर सोडियम की कमी होगा तो कौन सा बीमारी होगा तो सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने किया था, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के जो टीके हैं ये किससे संबंधित होते हैं, किससे जो है संबंधित है, ठीक है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो दुर्बल हुए रोगाणुओं से संबंधित होते हैं, आंसर तीसरी पीढ़ी के टीके जो होते हैं दुर्बल किए हुए रोगाणु ही होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में जो उपयोग किया जाता है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा मल संबंधी पदार्थ जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है संकेतक जीव के रूप में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता, तो इनमें से कौन सी बीमारी जो टीकाकरण के द्वारा नहीं बचा जा सकता, तो वो है दमा रोग, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, दमा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया का लक्षण नहीं है, इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा रक्ताल्पता का लक्षण नहीं है ये बताना है, यानी रक्त की कमी उसको एनीमिया कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे तो मसूड़ों से जो रक्तस्राव होता है ये इसका लक्षण नहीं होता, ठीक है। मसूड़ों से जो रक्तस्राव होता है उसमें क्या होता है कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो वो होता है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि जीवन शैली में हम अगर बदलाव लाएँ, शारीरिक व्यायाम करें और दवा भी खाएँ तो ये इससे प्रबंधित किया जा सकता है, इसको थोड़ा रोका जा सकता है। प्रवाहिका यानी कि डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, डिसेंट्री जो होता है ये शिगेला के सूक्ष्म जो होता है इसके कारण हो जाता है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, शिगेला। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, तो उनको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। सर्दी जुकाम के विरुद्ध जो है टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता, ये बताना है, ठीक है। सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है उसके विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इन बीमारी में क्या होता है कि राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं, इसलिए जो है ये प्रभावी नहीं होता, तो आपका इसमें राइट आंसर सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चेचक अथवा स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, इसका हमें बताना है कि ये जो है स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जो जीव है ये कौन सा है, माने कि इसका रोग कारक जो जीव है उसको बताना है कौन सा होता है, ठीक है। इसका वायरस का नाम बताना है बेसिक रूप से। तो स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है वेरियोला वायरस, वेरियोला विषाणु होता है, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है घेंघा यानी कि गॉइटर रोग जो होता है इस किसकी अल्प क्रियता के कारण होता है। तो घेंघा रोग जो होता है ये अवटु ग्रंथ थायराइड की अल्प क्रियता के कारण होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक एलर्जन के कारण जो है परागत ज्वर होता है। तो वो क्या होता है, तो ये पराग के कारण होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट कीमोथेरेपी। निम्नलिखित में से किस में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। तो एनीमिया होने का खतरा जो होता है वो गर्भवती महिलाओं में अधिक होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है रेबीज फैला सकता है इनमें से। तो रेबीज जो है कुत्ता, रेबीज जो कुत्ता के काटने से रेबीज फैलती है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जो रोग होता है वो लोहे की कमी, आयरन की कमी से होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे निकट दृष्टिदोष के रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टिदोष के रूप में जो अगर जानते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर, इसके पहले बातें हो चुकी हैं। खट्टे फलों को सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। तो वो होता है स्कर्वी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। पेनिसिलिन की खोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज जो है ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था। इंसुलिन जो हार्मोन है इसकी खोज किया था एफ बैटिंग ने। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अल्जाइमर रोग जो है किससे संबंधित है। अल्जाइमर रोग जो होता है ये किससे संबंधित है। तो ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निक्टेलोपिया यानी रतौंधी रोग नामक रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से, इसके ऊपर बातें हो चुकी हैं। इसके विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल हो उस रोग को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है वर्णरांधता। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है वैलियम। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हैजा रोग से, अब ऑप्शन देखते हैं। हैजा रोग से अगर बात करेंगे तो हैजा रोग से शरीर जो प्रभावित होता है वो होती है आंत। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट हो जाएगा, आंत। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। मलेरिया की दवा कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। रक्त में निम्न की अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है और किसकी कमी से होता, किसकी अधिकता से होता है रक्त में, ब्लड में। तो वो होता है नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग यानी कि विटामिन सी तो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, आंवला। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु रोग जनित है। इसमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। ठीक, कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणु रोग जनित होता है। अगला क्वेश्चन है, रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है। तो उसे हृदय रोग का खतरा हो सकता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसू का पीएच मान कितना होता है। आंसू का पीएच मान पूछा गया है तो ए पार्ट हो जाएगा, 7.4 होता है। आंसर ए पार्ट सही है इसके बारे में। पुस्तक एक है फंगी एंड प्लांट डिजीजेज, इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी मुडुकर हैं। रेबिसीड, अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का बीज जो है गुणक कितना अनुपात होना चाहिए। तो ये जो होता है ये 1:100 के बराबर होता है। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ये 1932 में किया गया था। राइट आंसर इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा। रुई की जो डंठल गांठ होती है उसका वजन कितना होता है। रुई की एक डंठल गांठ जो होती है अगर हम इसके वजन की बात करेंगे तो 180 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत इसमें मैच की पहचान करना है कौन सा गलत तरीके से है। तो अगर इसमें देखेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा, बैक्टीरिया एंटोनी वाग ल्यूहेनहॉक ने जो है खोजा था। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये एंटोनी लॉरेंस लेवेजिया के द्वारा खोजा गया था। और हाइड्रोजन लिखा है ब्लेज पास्कल, जो कि गलत लिखा है। पास्कल ने एक पास्कल दाब से संबंधित नियम दिया था। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें डी पार्ट ही हो जाएगा। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है। मलेरिया के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्यूनान जो होता है ये मलेरिया के लिए सबसे प्रमाणित, कुनैन की छाल से जो मलेरिया को रोग का जो है दवा बनाई जाती है। तो आंसर यही बी पार्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, एड्स। ठीक है, एड्स के द्वारा होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है। ठीक है, मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है। तो मलेरिया के परजीवी के नाम की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
मलेरिया रोग से कौन सा रोग जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है स्प्लीन, जिसको कहते हैं हिंदी में प्लीहा। ठीक है, तो मलेरिया रोग से स्प्लीन जो है प्रभावित हो जाता है। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन, जिसमें 290 प्लस क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और बायोलॉजी का पूरा जो है अब समाप्त हो गया। इतने क्वेश्चन जो है यूपी SSSC में पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए। अब यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये वीडियो पर एंड करते हैं। इसके मैराथन के नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसका लाएंगे, चाहे उस ज्योग्राफी हो या फिर संविधान हो या फिर हिस्ट्री हो। तो चैनल से जुड़े रहेगा, वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।